शौहर का कंपनी की तरफ से ट्रांसफर हुआ तो वो मुझे और बच्चों को भी साथ ले गए। चंद ही दिन में हम वहाँ सेट हो गए। 2 माह बाद अचानक एक दिन सुबह के वक्त जब मैं घर के कामकाज में मसरूफ थी, बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, 2 नकाबपोश तेजी से घर के अंदर दाखिल हो गए। एक ने दरवाज़ा बंद किया और दूसरे ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और वो मुझे साथ लेकर जिंदगी इम्तिहानात और तजुर्बात का नाम है। यहाँ रोज हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, मगर कुछ तजुर्बात इतने तल्ख होते हैं कि वो हमें सारी उम्र याद रह जाते हैं, क्योंकि जिंदगी के दिए हुए सबक इंसान याद ही रखता है। और इसी तरह किसी का दिया गया धोखा भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है और साथ ही हमारी आंखें भी खोल जाता है। मगर कुछ असबाब ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने भी अपनी उम्र के एक हिस्से में जाकर जिंदगी से एक सबक हासिल किया, मगर इस सबक की मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अब लोग मेरी कहानी सुनकर सबक हासिल करें और इस तरह के धोखे से बचें। मेरा नाम तनवीर फातिमा है और मैं साहिवाल शहर की रहने वाली हूँ। सलीम मेरे शौहर वो रहीम या खान में एक सरकारी कंपनी में मुलाजमत करते थे। शादी के शुरू के सालों में मैं अपने ससुराल में ही रही, क्योंकि बकौल मेरी सास के मैं अभी कम अक्ल हूँ, अकेले तो घर मैनेज नहीं कर सकूंगी। हालांकि शादी के शुरू के दिनों में मेरे शौहर मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर बड़ों की बात सुनकर हम दोनों को खामोश होना पड़ा। खैर वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते मेरी शादी को 7 साल हो गए। इन 7 सालों में अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से भी नवाजा। मोहम्मद इब्राहिम मेरी गोद में पहले आया और जब इब्राहिम 3 साल का था, फिर अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत से भी नवाज दिया। बेटी का नाम मैंने आयशा फातिमा रखा। जब मेरा बेटा मोहम्मद इब्राहिम 6 साल और आयशा फातिमा 3 साल की हो गई, तो अब फिर से मेरे शौहर ने घर में बात की कि अब वो अपनी फैमिली को अपने साथ रहीम या खान ले जाना चाहते हैं, ताकि आने जाने के चक्कर खत्म हो। बाहर होटलों के खाने खाकर मैं भी तंग आ गया हूँ। सास और नंदे अब भी ऐसा नहीं चाहती थी, मगर इस बार मेरे शौहर अपनी बात पर कायम रहे, क्योंकि पहले तो वो भी खामोश रहे थे। मगर अब शायद इतने साल गुजर जाने के बाद वो ये बात समझ चुके थे कि अगर अपने लिए कुछ करना है तो फिर हमें खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम दूसरों के चेहरों की तरफ देखते रहे तो कभी भी हमें हमारी जिंदगी नहीं जीने देंगे। खैर तवक्को के एन मुताबिक घर वालों ने मेरे शौहर की बात सुनने के बाद पहले तो मुंह बना दिए, मगर जब मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम पैकिंग शुरू करो, जब घर वालों ने देखा ये तो इस बार डरने वाले नहीं है, तो आखिरकार ना चाहते हुए भी उन्होंने हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दी। हम दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों और जरूरी सामान के साथ ट्रेन का सफर करते हुए साहिवाल से रहीम या खान पहुंच गए। मेरे शौहर सलीम ने यहाँ पहले से ही एक छोटे से मकान का बंदोबस्त कर रखा था, जो कि हमने फिलहाल किराए पर ही लिया हुआ था। नए मकान में आने के बाद सेटिंग में वक्त का पता भी न चलता। आखिरकार 2 हफ्ते बाद घर सेट हो गया। इसके बाद मैं और मेरे शौहर शहर के अच्छे स्कूल का विजिट करते रहे, ताकि अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा सकें। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद एक अच्छा प्राइवेट स्कूल मिल गया, जिसमें हमने अपने दोनों बच्चों को दाखिल करवा दिया। स्कूल घर से तकरीबन 10 मिनट के फासले पर था, लिहाजा बच्चों को छोड़ने और स्कूल से लेने की जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले रखी थी। नया मोहल्ला था और नए ही लोग थे, बिल्कुल भी जान पहचान नहीं थी, मगर अब जान पहचान करनी थी, क्योंकि जब आपके माँ बाप और बहन भाई आपसे दूर हों तो ये हमसाए ही आपके काम आते हैं। उन्हीं दिनों हमारे हमसाए में कोई नए किराएदार शिफ्ट हुए। एक दिन मैंने दरवाजे को ताला लगाया और उनके घर पहुंच गई। उस लड़की का नाम सायरा था और उसके शौहर का नाम मंसूर। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। उसने बहुत इखलाक से मना कर दिया। उसने मुझे चाय भी बनाकर पिलाई। फिर मैं अपने घर वापस आ गई। सायरा के अलावा भी मोहल्ले में मैंने एक दो घरों में औरतों से बातचीत की। मोहल्ले में मेरी अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। हमें यहाँ पर शिफ्ट हुए 2 माह हो चुके थे और फिर वो वाक़या पेश आया, जिससे मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया एकदम से बदल गया। जिसने मेरी आंखों पर बंधी एतबार की वो पट्टी उतार दी, जो मैं किसी भी चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर कर लिया करती थी। हुआ कुछ यूं कि मोहल्ले में काम वालियां ही घर के काम काज और सफाई सुथराई करती थी, मगर मैं सब कुछ खुद करती थी। सलीम ने मुझसे कहा कि ऐसा करो कि तुम भी कोई काम वाली रख लो, ताकि तुम्हें थोड़ा सा फ्री टाइम मिल सके। अब जब ये इरादा कर लिया घर में काम के लिए मासी रखनी है, तो मैंने सबसे पहले उसका जिक्र सायरा से किया। झट से कहने लगी, अरे ये तो कोई मसला ही नहीं, मैंने चंद दिन पहले एक काम वाली रखी है, उसी से बात कर लेते हैं, तुम्हारे घर भी काम कर दिया करेगी। उसने बताया कि वो एतमाद वाली है और काफी साफ सुथरा काम करती है, तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई। अगले ही दिन उस मासी ने आना शुरू कर दिया।
वो रोज़ाना सफाई-सुथराई और बर्तन धो जाती और मैं खाना बनाकर बच्चों और सलीम के आने तक फ्री हो जाती। ये तब्दीली मुझे भी बहुत पसंद आई और सलीम को भी। काम वाली दरमियानी उम्र की एक औरत जिसका नाम सफ़िया था। सफ़िया फुर्तीली औरत थी, भाग-भाग कर सारे घर के कामकाज 1 घंटे में ख़त्म कर देती थी। सफ़िया को मेरे घर पर काम करते हुए अभी 1 महीना ही गुज़रा था, जब एक दिन मैं किचन में थी, जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। मासी अपने काम में मसरूफ़ थी, मैं हैरत से अपने दुपट्टे से हाथ साफ़ करते हुए बाहर की तरफ गई। यही सोचती रही कि इस वक़्त हमारे घर में कौन आ गया, जबकि यहाँ तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं। सलीम और बच्चे आएँगे, वो भी दोपहर के वक़्त, और उनके आने में तो अभी काफ़ी वक़्त था। फिर दरवाज़े पर कौन आ गया? यही सोचते हुए मैंने जाकर दरवाज़ा खोल दिया, मगर फिर जो हुआ उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। जैसे ही मैंने ज़रा सा दरवाज़ा खोला, बाहर मौजूद एक लड़के ने अपने पाँव की मदद से दरवाज़े को पूरा धक्का दिया और वो जल्दी से दरवाज़े के अंदर दाखिल हुआ। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और लड़का भी था। उन दोनों ने अपने चेहरे पर एक चेहरा-नुमा मास्क लगा रखे थे। पीछे दाखिल होने वाले लड़के ने दरवाज़ा बंद किया, बल्कि पहले लड़के ने मेरे मुँह पर हाथ रखा और ज़बरदस्ती अपने साथ खींचता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दोनों लड़के मुझे अपने साथ बरामदे में लाए, तो उन्होंने आते ही सफ़िया से बातचीत शुरू कर दी। मैं हैरत से कभी सफ़िया की तरफ देख रही थी और कभी लड़कों के चेहरों की तरफ। चंद मिनट में ही सारा मामला मैं समझ चुकी थी कि वो सफ़िया काम वाली मासी के रूप में उन्हीं की साथी थी। सफ़िया ने जल्दी से मेरा एक दुपट्टा फाड़कर 3 हिस्सों में तक़सीम किया और उस लड़के की तरफ बढ़ाया। उसने आधा दुपट्टा मेरे मुँह पे ठोस दिया और बाकी आधे से मेरा मुँह बाँध दिया। एक टुकड़े से मेरे हाथ पीछे की तरफ बाँध दिए। चंद मिनट में मैं सारा मामला समझ चुकी थी और मुझे एक कोने में बिठा दिया। हमारे पूरे घर में वो तलाशी ले रहे थे और सफ़िया भी उनके साथ-साथ यही काम कर रही थी। बेबसी से मेरी आँखों से आँसू जारी थे। मैं हैरत से ये मंज़र देख रही थी कि मेरे घर में ये हो क्या रहा है। हमारे घर में कुछ ख़ास नहीं था, मगर जो भी थोड़ा बहुत था वो हमारी जमा पूँजी थी। मेरा ज़ेवर था, 2 ढाई लाख रुपए की सेविंग थी और मेरा मोबाइल, वो तमाम चीज़ें उन्होंने बैग में डाली और तेज़ रफ़्तारी से चले गए, जबकि मुझे बंधा हुआ छोड़ गए। जबकि मुझे बंधा हुआ छोड़ गए। उनके चले जाने के बाद कुछ देर के उनके चले जाने के कुछ देर बाद मैंने बेबसी से बैठकर आँसू बहाए। मेरे पास मोबाइल नहीं था कि टाइम का अंदाज़ा होता। मेरे पास मोबाइल नहीं था कि टाइम का अंदाज़ा हो। कुछ ही देर बाद सलीम और बच्चों के घर आने का वक़्त होने वाला था। आखिरकार मैंने हिम्मत की और मैं ज़मीन से उठकर खड़े होने में कामयाब हो गई। क्योंकि मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, इसलिए दिक्कत का सामना हो रहा था। बरामदे को पार करने के बाद जैसे ही मैं दरवाज़े के पास पहुंची, तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो लोग जाते हुए दरवाजा बाहर से बंद करके चले गए थे। फिर मेरी नज़र दरवाजे के पास ही उस खिड़की में पड़ी जिसमें दरवाजे का ताला रखा होता था। उस जगह पर ताला मौजूद नहीं था। इसका मतलब कि वो बाहर से ताला भी लगा कर गए थे। मैं वहीं दरवाजे के पास बैठकर सलीम और बच्चों का इंतजार करने लगी। मुझे बैठे हुए 15 से 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से उठकर दोबारा खड़ी हो गई, मगर अब बाहर से सलीम और बच्चों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं इस बात पर हैरान हो रही थी कि ताला क्यों लगा हुआ है। मैं आगे बढ़ी और मैंने अपने पाँव के साथ दरवाजे में ठोकर मारी, ताकि इस तरफ तवज्जो हासिल हो। जैसे ही दरवाजे के अंदर से मैंने ठोकर मारी, तो बाहर से सलीम के बोलने की आवाज़ आना बंद हो गई। वो हैरान थे कि मैं अंदर हूँ। फिर जैसे ही सलीम और बच्चे अंदर दाखिल हुए, मेरी हालत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर मेरे बंधे हुए हाथों को खोला। मैंने सारा वाक़या बताया, तो फिर वो सब हैरान और परेशान थे। फिर मैंने सारा घर जाकर देखा, ताला लगा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या सफ़िया ने उन चोरों के साथ मिलकर सारा और मेरे घर से एक ही दिन चोरी की। ये तो साफ ज़ाहिर था कि सफ़िया कोई काम वाली मासी नहीं थी। अब ये कन्फर्म करना बाकी था कि क्या सायरा के घर में भी चोरी हुई है। कायदा प्लानिंग से हमारे घर पे काम करने के लिए आई थी। गो के हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा चोरी किया हुआ सामान हमें वापस मिल जाएगा, मगर फिर भी सलीम ने पुलिस को कॉल की और कुछ देर बाद पुलिस हमारे घर में मौजूद थी। उन्होंने सारे घर के फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए, कुछ पूछगछ की और फिर चले गए। इस वाक़ये के बाद मैं बहुत डरी-डरी रहने लगी थी और लोगों पर एतबार मेरा एकदम से ख़त्म हो गया था। मुझे हर नए इंसान से खौफ़ महसूस होता था। इसी वजह से कभी-कभी मैं अपने फ़ैसले पर पछताने लगती थी कि मैं यहाँ आई ही क्यों? मगर सलीम ने मेरा ख़्याल रखा, मुझे समझाया, तसल्ली दी कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, ये हमारी किस्मत में लिखा था और ये होकर ही रहना था। तुम परेशान मत हो, तजर्बात से ही तो इंसान सीखता है। ठीक ही कह रहे थे। मैंने एक तजर्बा किया, मगर मैं इस तजर्बे की बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। सलीम ने मुझे और सलीम ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, ज़ेवर पहले भी हमने मेहनत से बनाया था। हम मेहनत तो कर रहे हैं ना, फिर से बना लेंगे इंशाअल्लाह। पुलिस इस मामले की तहकीक कर रही थी और जब इस सारे मामले को
انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس دن چوری سارا کے گھر میں نہیں ہوئی، بلکہ سارا اور اس کا شوہر بھی اس گروپ کا حصہ تھے۔ یہ لوگ اسی طرح نئے شہر میں جاتے ہیں، کسی گلی محلے میں مکان لے کر رہتے ہیں، وہاں ایک دو ماہ میں لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں اور پھر وہاں اپنے ہی گروپ کی عورت کو گھروں میں کام کرنے والی ماسی کے طور پر متعارف کرواتے ہیں۔ وہاں سے گھروں کے اندر کے معاملات اور افراد پر نظر رکھتے ہوئے اپنے باقی کے گروہ کو اس سے آگاہ کرتی ہے۔ وہ لوگ ایسے گھروں میں جاتے ہیں جہاں لوگ یا تو بوڑھے ہوں یا گھر پر اکیلے رہتے ہوں، یا پھر ایسے گھر جہاں پہ عورتیں شوہروں کو دفتر اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد سارا دن اکیلی ہوتی ہوں۔ ان کی ساری تفصیل تو پولیس کے پاس موجود تھی، مگر ابھی تک وہ کسی کو پکڑ نہیں پائے تھے اور امید تو کوئی نہیں تھی۔ میں آج بھی جب اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ میری تو اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک برے کام کے لیے وہ جتنی محنت کرتی تھی، اگر اچھے مقصد اور اچھے کاروبار کے لیے کرتی تو شاید وہ زیادہ کما لیتی۔ اس واقعے کو کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ دوبارہ سلیم کے کہنے کے باوجود بھی میں نے کام والی ماسی کبھی نہیں رکھی۔ دوبارہ سلیم کے کہنے کے باوجود میں نے کام کرنے والی ماسی کبھی نہیں رکھی، حالانکہ سلیم کہتے ہیں کہ اس بار ماسی میں خود اچھی طرح دیکھ بھال کر کے رکھوں گا، مگر میں ماسی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔